भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर द्वारा की गई थी, जो 14 फरवरी 1483 को अंदिजा प्रांत फरगाना घाटी समकालीन उज्बेकिस्तान शहर में जन्मे चगाताई तुर्की शासक थे। वह उमर शेख मिर्जा के पुत्र फरगाना के छोटे मोटे राज्य के शासक थे और उन्हें विरासत में उनके पिता का अनिश्चित सिंहासन विरासत में मिला था जब वह 11 साल के थे। हालांकि मध्य एशिया पर शासन करना और समरकंद पर कब्जा करना बाबर का सपना था, लेकिन फौसियों और अफगानियों का जबरदस्त विरोध था। नतीजतन उन्होंने मध्य एशिया के स्टेप्स से लेकर हिंदुस्तान के उपजाऊ मैदानों तक पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी आंखें मूंद लीं। बाबर अभी भी उज्बेक से बचना चाहता था और उसने भारत को बदखशान की जगह शरण स्थली के रूप में चुना, जो काबुल के उत्तर में था। उन्होंने लिखा, ऐसी शक्ति और शक्ति की उपस्थिति में हमें अपने लिए कहीं सोचना पड़ा और इस संकट और समय की दरार में हमारे और मजबूत दुश्मन के बीच व्यापक स्थान रखा। समरकंद के तीसरे नुकसान के बाद बाबर ने उत्तर भारत की विजय पर पूरा ध्यान दिया। एक अभियान शुरू किया। वह चिनाब नदी अब पाकिस्तान में 1519 में पहुंच गया। 1524 तक वह केवल पंजाब के लिए अपने शासन का विस्तार करने के लिए मुख्य रूप से अपने पूर्वज तैमूर की विरासत को पूरा करने के उद्देश्य से, क्योंकि यह अपने साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उस समय उत्तर भारत के कुछ हिस्से लोदी राजवंश के इब्राहिम लोदी के शासन में थे, लेकिन साम्राज्य ढहते जा रहा था और कई दिलदार थे। उन्हें पंजाब के राज्यपाल दौलत खान लोदी और इब्राहिम के चाचा अलाउद्दीन से निमंत्रण मिला। उन्होंने इब्राहिम को राजदूत बनाकर खुद को सिंहासन का सही वारिस होने का दावा करते हुए भेजा, लेकिन राजदूत को लाहौर में नजरबंद कर दिया गया और महीनों बाद रिहा कर दिया गया। बाबर ने 1524 में लाहौर पंजाब के लिए शुरुआत की, लेकिन पाया कि दौलत खान लोदी को इब्राहिम लोदी द्वारा भेजी गई सेनाओं ने खदेड़ दिया था। बाबर जब लाहौर पहुंचा तो लोदी सेना ने मार्च किया और उसकी सेना को रूट किया गया। इसके जवाब में बाबर ने 2 दिन तक लाहौर को जलाया। फिर लोदी के एक अन्य विद्रोही चाचा आलम खान को राज्यपाल के रूप में रखते हुए बीलपुर तक मार्च किया। आलम खान को जल्दी उखाड़ फेंका गया और वह काबुल भाग गया। जवाब में बाबर ने आलम खान को सैनिकों की आपूर्ति की, जो बाद में दौलत खान लोदी के साथ जुड़ गए और लगभग 30,000 सैनिकों के साथ उन्होंने इब्राहिम लोदी को दिल्ली में घेर लिया। उसने उन्हें हरा दिया और आलम की सेना को हटा दिया और बाबर को एहसास हुआ कि लोदी उसे पंजाब पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। इब्राहिम की सेना के आकार के बारे में सुनकर बाबर ने पानीपत शहर के खिलाफ अपना अधिकार जमा लिया। समझदारी से बाबर ने रक्षात्मक स्थिति संभाली। उन्होंने शहर की दीवारों पर अपने दाहिने फ्लैंक के आधार पर एक खाई को अपने बाएं फ्लैंक की रक्षा की और कवेलरी चार्ज को तोड़ने के लिए rawhide रस्सियों के साथ बंधी 700 गाड़ियों की एक पंक्ति के पीछे लेट गए। हर 100 गज की दूरी पर उसके घुड़सवारों को हमले के लिए सवारी करने के लिए प्रदान किया गया था। उन मार्गों का उनके धनुर्धारियों और मैचलॉक पुरुषों ने बहुत बचाव किया। 8 दिनों तक उसने सुल्तानों के हमले का इंतजार किया। इब्राहिम ने धीरे धीरे और बिना किसी योजना के मार्च किया। उसके अधिकारियों ने पहले कभी इस तरह के बचाव नहीं देखे थे। मंगोलों ने एक मैदान के बीच में एक किले का निर्माण किया है, जिसमें उनके जासूस ने उन्हें सूचित किया था। बाबर ने 9 अप्रैल को सुल्तान सेना पर छापा मारने के लिए अपने घुड़सवारों को भेजा। हल्की व्यस्तता के बाद मंगोल टूट गया और वापस भागा, तो यह एक झगड़ा था और इसने काम किया। इब्राहिम को उस आसानी से खत्म कर दिया गया जिसके साथ उसके सैनिकों ने सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार बाबर को भेजा था। अति आत्मविश्वास और उच्च आशा से
भरपूर उसने हमला करने का फैसला किया। अगली सुबह सुल्तान इब्राहिम लोदी तेजी से आगे बढ़ा। लगभग 400 गज की दूरी पर बाबर के तोपों ने आग का शोर और धुएं से घबराए अफगानों को खोल दिया और हमले ने गति खो दी। आंदोलन को लपकते हुए बाबर ने सुल्तानों की सेना को घेरने के लिए अपने लहराते हुए स्तंभ बाहर भेजे। यहाँ अफगान पहली बार मंगोलों तुर्क मंगोल के असली हथियार से मिले, युद्ध के एक उपकरण के रूप में। इसकी श्रेष्ठता इस तथ्य में निहित है कि यह बेहतरीन योद्धाओं के रईसों की शाखा थी। एक तुर्क मंगोल के हाथ में धनुष 3 बार तेजी से मस्कट के रूप में शूट करेगा और 200 गज की दूरी पर मार सकता है। 3 तरफ से हमला किया गया और अफगान एक दूसरे में घुस गए। करीबी रेंज में तोप का शोर सुनते हाथी बेतहाशा भाग निकले। इब्राहिम लोदी और उसके लगभग 6000 सैनिक वास्तविक लड़ाई में शामिल थे। 1 मील तक अपनी सेना को पीछे खींचने वाली अधिकांश सेना ने कभी कार्रवाई नहीं देखी। इब्राहिम लोदी की मौत के साथ लड़ाई लगभग 3 घंटे में समाप्त हुई, जो सबसे आगे थी और जिस स्थान पर लड़ना भीषण था, मंगोलों के ढेर के बीच उसकी तलवार के कत्ल के कारण व्यर्थ था। लेकिन साहसी सुल्तान इब्राहिम का सिर काट दिया गया और बाबर के पास ले जाया गया। उसने एक मंगोल इतिहासकार लिखा, जब अफगान भाग गए तो उन्होंने 20,000 लोगों को छोड़ दिया और घायल हो गए। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंतिम पतन हुआ और भारत में नए तुर्की शासन की स्थापना हुई। हालांकि उत्तर भारत के शासक बनने से पहले उन्हें राणा सांगा जैसे चैलेंजर्स को रोकना पड़ा था। खानवा की लड़ाई 16 मार्च 1527 को नजदीक लड़ी गई थी। संग्राम सिंह ने राजस्थान राज्यों से राजपूतों का गठबंधन इकट्ठा किया। इनमें दिल्ली के सिकंदर लोधी के बेटे महमूद लोधी के नेतृत्व में मेवात और अफगानियों के मुस्लिम राजपूत शामिल हुए थे। इस गठबंधन ने बाबर को भारत से निष्कासित करने के लिए खानवा की लड़ाई में बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई के एक महत्वपूर्ण क्षण में सिल्हादी और उनकी टुकड़ी के दल बदल राजपूत बलों में एक विभाजन का कारण बना। राणा सांगा अपने सामने के पुनर्निर्माण की कोशिश करते हुए घायल हो गए और अपने घोड़े से बेहोश होकर गिर गए। राणा की सेना को लगा कि उनका नेता मर चुका है और अव्यवस्था में भाग गया। इस प्रकार मुगलों को दिन जीतने की अनुमति दे रहा है। अखवा राणा के लिए आपदा में बदल गया। जब सिल्हादी दोष मुगल की जीत निर्णायक रही और राणा संगस पहली और आखिरी हार बन गई। खानवा की लड़ाई ने दिखा दिया कि बाबर के बेहतर जनरलशिप और संगठनात्मक कौशल का मुकाबला करने के लिए राजपूत बहादुरी ही काफी नहीं है। बाबर ने खुद टिप्पणी की, तलवारबाज हालांकि कुछ हिंदुस्तानियों शायद उनमें से ज्यादातर अज्ञानी और सैन्य कदम में अकुशल हैं और सैनिक वकील और प्रक्रिया में खड़े हैं। राणा सांगा एक और सेना तैयार कर बाबर से लड़ना चाहते थे। हालांकि 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की चित्तौड़ में मौत हो गई, जो अपने ही प्रमुखों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृत्यु और विरासत बाबर का 5 जनवरी 1531 को 47 की उम्र में निधन हो गया था और उनके बड़े बेटे हुमायूं ने मौत के बाद सफलता हासिल की थी। उनके शव को अफगानिस्तान के काबुल ले जाया गया, जहां यह बाग है बाबर गार्डन में स्थित है। आमतौर पर इस बात पर सहमति होती है कि तैमूरिद के रूप में बाबर न केवल फारसी संस्कृति से काफी प्रभावित था, बल्कि उनके साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में फारसी लोकाचार के विस्तार को भी जन्म दिया।